अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलते हैं आज अपनी स्टोरी की तरफ, जो कि एक बहुत खौफनाक कहानी है। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ हॉरर वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। उन दिनों मेरी उम्र 23 के लगभग थी, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि ऐन मेरे शबाब का दौर था। मैं फितरतन अय्याश था। शहर की कई लड़कियां और मॉडल गर्ल्स मेरे बेडरूम की जीनत बन चुकी थीं। दुनिया के तकरीबन तमाम ऐब मुझ में पाए जाते थे। मेरा दिल गुनाहों की स्याही से काला हो चुका था। मैंने इन्हीं अयाशियों में पैसा पानी की तरह बहाया। नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस डाउन होता चला गया। मैंने MBA किया हुआ था, जबकि छोटा भाई खाकान अभी ज़ेरे तालीम था। सो मैंने अपने शहर से दूर किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया और कराची की इंटरनेशनल मंडी में अपनी फर्म को मुतारिफ करवाया, जिसमें मुझे खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल हुई। उन्हीं दिनों पारो से मेरी दोस्ती हो गई थी। पारो कपड़े की एक इंटरनेशनल फर्म की ताजिर की सेक्रेटरी थी। मेरी मर्दाना वजाहत थी या फिर पर्सनैलिटी कि वो एक दो मुलाकातों में ही मेरी दोस्त बन गई थी। जो ही क्लॉक ने 12 बजने का ऐलान किया, फ्लैट के दरवाजे पर मदहम सी दस्तक हुई। मैंने तकरीबन भागते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने पारो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मौजूद थी। मैंने हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाया। एक अदा से चलती हुई वो बेड पर बैठ गई। उसके बैठते ही मेरे सोए हुए जज्बात अचानक मचल उठे। जब मैं जागा तो मैंने पारो को जगाना मुनासिब न समझा। वैसे भी आज संडे था और पारो को आज दफ्तर से छुट्टी थी। खिलाफ तवक्का मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और मैं खुद को पहले की निस्बत बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। हालांकि ये मेरे लिए कोई पहला मौका नहीं था कि मैंने किसी लड़की का कुर्ब हासिल किया हो। मैं बोझल कदमों से उठा और वॉशरूम में दाखिल हुआ। फ्रेश होकर मैंने चाय के साथ डिस्प्रिन ली और दफ्तर चला गया। उस रोज़ मुझे 1-2 अहम मीटिंग्स में शिरकत करना थी, इसलिए दफ्तर जाना भी ज़रूरी था। शाम को मैं काफ़ी लेट हो गया। मैं कपड़े चेंज किए बगैर ज़रा सुस्ताने के लिए बेड पर लेट गया। दिन भर की थकावट और खाने की ज़्यादती के बायस मेरी आंख लग गई। ये किसी जवान लड़की के जिस्म का लम्स था जिसके बायस मेरी आंख खुल गई। लाइट भी बंद थी। मैंने गैर अरादी तौर पर उसको अपनी बाहों में भर लिया तो मुझे महसूस हुआ कि इस दोशीज़ा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त है, जिसको चूमने के बायस मेरे मुंह का जायका नीम कड़वा हो चुका था। इन उसी लम्हे बिजली आई और फ्लैट में रोशनी हुई तो बेइख्तियार मेरे जिस्म में खौफ की एक तेज़ लहर दौड़ गई, क्योंकि इस दोशीज़ा के चेहरे की जगह खोपड़ी और हाथों की जगह 2 बड़े बड़े पंजर थे, जबकि बाकी जिस्म औरत का ही था। उसकी आहनी हाथों की गिरफ्त से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दम निकल जाएगा। झटके से मैंने खुद को उससे अलहदा करना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो डायन नुमा औरत किसी जुनूनी लड़की की तरह मेरे जिस्म को नोचती रही। कोई पौने घंटे बाद जब उसके मन की आग बुझ गई तो उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई, इसलिए मैं एक झटके से उससे अलहदा हो गया। खौफ और डर की वजह से मेरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। फिर अचानक लाइट आई तो मैंने खौफज़दा नज़रों से बेड की तरफ देखा, मगर बेड बिल्कुल खाली था। खौफ की शिद्दत से मैं सारी रात सो न सका। जिस्म में दर्द के बायस मेरा टेम्परेचर भी बढ़ गया। दूसरे दिन मैं दफ्तर भी न जा सका। दोपहर को पारो का फ़ोन आया तो मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए दफ्तर नहीं जा सका। कोई आध घंटे बाद पारो डॉक्टर के साथ मेरे फ्लैट में मौजूद थी। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कुछ मेडिसिन लिख दी और कहा कि काम की ज़्यादती की वजह से जिस्म में हरारत है। डॉक्टर वापस चला गया और पारो मेडिसिन लेने के लिए बाजार चली गई।
उस दौरान प्यास से मेरा हलक खुश्क हो चुका था। पानी की गर्ज से मैंने बिस्तर पर से उठना चाहा, मगर चकरा कर फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। दोबारा उठा और दीवार के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फ्रीजर तक पहुंचा। फ्रीजर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। फ्रीजर से पानी की बोतल उठाई और मुंह को लगा ली। पहले ही घूंट ने ये साबित कर दिया था कि ये पानी नहीं है, क्योंकि उसकी बू और जायका बिल्कुल खून जैसा था। जो ही मैंने पानी के छींटे हाथों पर गिराए तो शक यकीन में बदल गया कि बोतल के अंदर वाकई खून भरा हुआ है। मैं फिर दीवार का सहारा लेकर चलता हुआ नल तक गया। नल खोला तो हैरत और खौफ का एक और शदीद झटका मुझे लगा, क्योंकि उसमें से भी खून निकल रहा था। या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने बेबसी से कहा। आज जिंदगी में पहली बार मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद पारो मेडिसिन हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई तो मैंने अपनी सारी आप बीती उसे सुना डाली। जैसे जैसे पारो मेरी बातें सुनती जा रही थी, उसके चेहरे की रंगत तब्दील होती जा रही थी और मेरे देखते ही वो रात वाली ड्रायन नुमा औरत बन गई और बोली, काशी, मैं ही वो जिनजादी हूँ जो बरसों से प्यासी हूँ। मेरे जन्मों की प्यास सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो। आओ, मुझसे प्यार करो। आओ काशी, आगे बढ़ो। ये कहकर वो दीवानवार मेरे साथ लिपट गई। मैं बिल्कुल बेसुध बेड पर लेटा रहा। उसकी मुसलसल झंझोड़ झपट से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दिन की सफेदी को निगल रहा था। फ्लैट का दरवाजा खुला था, जिसका मतलब था कि पारो अपनी प्यास बुझाकर जा चुकी है। मैं बिस्तर से उठा और डगमगाते कदमों से अपना मोबाइल उठाया और अब्बू को फ़ोन किया और इन्हें अपनी हालत जार बताई। उस दौरान मुझ पर मुसलसल कपकपाहट तारी रही। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और अपनी हालत संभालने को कहा। उन्हें शायद मेरी कैफियत का अंदाज़ा था, तभी उन्होंने कहा कि आज शाम की परवाज़ से वो कराची आ रहे हैं। मेरा जिस्म खौफ की शिद्दत और बुखार से तप रहा था। अब्बू की बातों से दिल को तसल्ली हुई, मगर आज की रात मुझे अकेले बसर करना थी और अगर उस दौरान वो यहाँ आ जाती तो मुझ में इतनी सकत ना थी कि मैं उसकी प्यास बुझा सकता। वो तो कोई बरसों की प्यासी बदरू थी। तो मैंने ये रात किसी रेस्टोरेंट में गुजारने का इरादा किया। मैंने फ्लैट का दरवाज़ा लॉक किया और बाहर निकल गया। ये एक आला दर्जे का होटल था, जिसके साथ नेट कैफ़े भी था। होटल के रेफ्रेशमेंट हॉल में एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा की धुन बजा रहा था। काउंटर से मैंने कमरे की चाबी ली और कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते ही मैं बेड पर दराज हो गया। उस वक्त ही मेरा जिस्म बुखार की हरारत से तप रहा था। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई। सर, खाने में क्या पसंद करेंगे? लड़की ने मोदबाना लहजे में कहा। चाय का एक कप ला दीजिए, खाना मैं शायद ना खा सकूंगा, मैंने कहा। तो वो लड़की ओके सर कहकर उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वही लड़की चाय की ट्रॉली धकेलते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसने चाय बनाना चाही, मगर मैंने उसे मना कर दिया। सर, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा, कहकर वो वापस लौट गई। चाय से फारिग होकर मैंने अब्बू से रब्ता किया और उन्हें होटल का नाम और कमरा नंबर लिख दिया ताकि वो सीधे होटल आ जाएं। रात बीत चुकी थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। थकन और कमजोरी की वजह से जिस्म में जगह जगह दर्द हो रहा था। होटल में मुकम्मल सन्नाटा तारी था। उसी वक्त अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उससे पहले कि मैं सूरत हाल समझता, पारो कमरे में दाखिल हो गई। खौफ की शिद्दत से मेरी आवाज़ भी न निकल सकी कि मैं होटल इंतज़ामिया को अपनी मदद को बुला सकूं। तुम समझते हो कि तुम भाग जाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है, उसने कहर से डूबी हुई आवाज़ में कहा ही था कि मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पाया, जहां डॉक्टर के अलावा अबू भी मौजूद थे। मेरे चेहरे और जिस्म पर जा बजा खराशें लगी हुई थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि पारो अपना काम कर चुकी है। अब्बू ने बताया कि डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे जिस्म में खून न होने के बराबर था और खून की कमजोरी के बायस तुम बेहोश हो गए और तुम्हें खून की 3 बोतलें लग चुकी हैं। अब्बू ने कहा कि शाम को मेरे पीर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। शाम तक मेरी तबीयत संभल चुकी थी और शाम के 7 बजे के करीब बारिश बुजुर्ग अब्बू के साथ कमरे में दाखिल हुए। नूर उनके चेहरे पर छलक रहा था।
چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر ہوا یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم شادی کر لو اور گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ضرور تمہیں معاف فرما دے گا۔ پیر صاحب کی آنکھوں میں عجب سا نور تھا، ان کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں۔ پیر صاحب کے ساتھ ہی میں نے اور ابو نے عشاء کی نماز ادا کی۔ آج جانے کتنے سالوں بعد رب ذوالجلال کے سامنے جھکا تھا۔ نماز کے بعد میں نے اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پیر صاحب ایک دائرے میں بیٹھے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے اور ابو صوفے پر بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور پارو میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ خوف کی ایک تیز لہر سے میرا جسم کپ کپانے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ پیر صاحب بالکل ساکت کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ پارو نے ابھی تک پیر صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ جو ہی وہ میرے قریب آئی کسی جنونی لڑکی کی طرح مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی آہنی گرفت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ میری بڑھتی ہوئی دہشت شدید سے شدید تر ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا، جبکہ پیر صاحب بالکل ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو میرے سرہانے کھڑے تھے۔ پیر صاحب کے اشارے پر میں لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا، غسل کیا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں خود کو پہلے کی نسبت کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ نہ ہی جسم میں درد ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی خراش تھی۔ پیر صاحب میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، بیٹا پارو ایک جنزادی ہے جو تمہاری عاشق بن گئی۔ چند مقابل تم نے ویرانے میں نیلم نامی لڑکی سے گناہ کیا تھا۔ اس وقت پارو بھی قریبی درخت پر موجود تھی۔ تمہاری مردانہ وجاہت اور حسن دیکھ کر تم پر مر مٹی اور تمہارا کو پانے کی خاطر پارو کو مار کر اس کے جسم میں تحلیل ہوئی اور آج اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور آئندہ کبھی بھی کسی کو تنگ نہ کر سکے گی۔ تو لسنرز، کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔